क्लास 11th का ये सबसे पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें हम लोग को कई ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देखने होंगे जो आगे के चैप्टर्स के लिए काम आएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि केमिस्ट्री में हम लोग को देखना क्या होता है, यहां पर हमको केमिकल रिएक्शंस देखनी पड़ती है। केमिकल रिएक्शंस, दो सब्सटेंस आपस में जुड़ते हैं एंड प्रोडक्ट बनाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। क्यों होते हैं केमिकल रिएक्शंस? ताकि जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ सके। किसकी स्टेबिलिटी? ऑब्वियसली प्रोडक्ट की। तो जब रिएक्टेंट कम स्टेबल होते हैं तो वो आपस में जुड़ते हैं एंड जुड़ करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनकर तैयार होते हैं, इसीलिए ये आपस में रिएक्शन करते हैं। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो टोटली बदल जाती हैं, टोटली बदल जाती हैं। ओके, अब जैसे एक एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको अगर आप जलाएंगे तो आग लगती है उसमें। ऑक्सीजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो जलाने में हेल्प करता है, बट जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं तो वो वाटर बनाते हैं और वाटर बुझाने का काम करता है। तो जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जो बन करके तैयार होता है उसकी प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से बदल जाती हैं। एक होते हैं फिजिकल चेंज, जैसा ये था केमिकल चेंज, वैसे ही होता है फिजिकल चेंज, राइट। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि जस्ट आप उसका स्ट्रक्चर बदलते हो। जैसे एक एग्जांपल के लिए ये हो गया कि आपने एक कागज लिया, कागज की एक नाव बना दी, वो एक फिजिकल चेंज था। मेरे पास एक मेटल का शीट था, उस मेटल के शीट को मैंने एक एरोप्लेन बना दिया, दैट्स द फिजिकल चेंज, राइट। तो फिजिकल चेंजेस में प्रॉपर्टीज बदलती नहीं है, केमिकल चेंज में प्रॉपर्टी बदल जाती है। केमिकल चेंज को ही हम लोग जब एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम लोग केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस क्यों होते हैं? ताकि स्टेबिलिटी बढ़ सके। तो प्रोडक्ट आर मच मोर स्टेबल देन द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स आर मच मोर स्टेबल देन द रिएक्टेंट। अब ये जो कहानी है ये शुरुआत कहां से होती है? ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं एक्चुअली में क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन में होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब मैं बोलता हूं ट्रांसफर तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है किसी ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हो, किसी ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हो। अब किसी ने मतलब कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, कोई एटम हो सकता है, या फिर ओवरऑल आप किसी एलिमेंट की बात कर सकते हैं या किसी कंपाउंड की बात कर सकते हैं। तो इसमें एक स्पीशीज ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक स्पीशीज ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एंड कुछ स्पीशीज यहां पर ऐसे भी होते हैं जो शेयर करते हैं। तो जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है तो सारा का सारा खेल है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। केमिकल रिएक्शन में जितना भी खेल है, जितना भी प्रोसेस है, ऑल इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक आपने न्यूक्लियर रिएक्शन भी सुनी होगी। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती हैं उसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, उसमें न्यूक्लियस में बदलाव आता है, ठीक है। तो वो आगे की चीज है जो आगे हम लोग पढ़ते हैं। फिलहाल जो यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज केमिस्ट्री, ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब ये तो हमको समझ में आ गया कि केमिकल रिएक्शंस में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ट्रांसफर भी हो सकते हैं एंड शेयरिंग भी हो सकता है। तो सबसे बारीक लेवल पे अगर हम लोग देखें, माइन्यूट लेवल पे, तो हमें देखने मिलेगा कि किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड एज एटम, दैट इज कॉल्ड एज एटम। कैसा होता है ये एटम? जब मैं किसी एटम की बात करता हूं तो ये एटम कैसा होता है? एटम में तीन कंपोनेंट होते हैं मेजरली। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन एंड एक होता है न्यूट्रॉन। तो ये देखो, ये जो न्यूक्लियस है दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस में होता है। एंड इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। सो दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, राइट। तो ये डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूमते हैं और इनकी जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है, इनकी जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है। हर एक एलिमेंट के अपने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन होते हैं। ओके, जैसे मैं अगर हाइड्रोजन को बोलूं तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। हीलियम के पास दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन, लिथियम के पास तीन प्रोटॉन तीन इलेक्ट्रॉन। और यही चीजें एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती हैं इनको। तो हाइड्रोजन और हीलियम में डिफरेंशिएशन किस चीज का है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की संख्या का। हाँ, इसमें एक तीसरा पार्टिकल भी आता है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का यहां पर क्या रोल है? न्यूट्रॉन पाया जाता है न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन्स की वजह से आइसोटोप्स क्रिएट होते हैं। क्या होते हैं ये आइसोटोप्स? दैट वी विल सी। ओके, तो एटम के बेसिकली तीन हिस्से हैं। कौन है? एक हिस्सा है यहां पर इलेक्ट्रॉन और एक होता है यहां पर प्रोटॉन एंड एक होता है न्यूट्रॉन। ऑलराइट,
अब एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं मास की बात करूं, व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का मास इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। एंड न्यूट्रॉन का 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ऑलराइट, ये तो चलो इनका मास हो गया। अब ऐसा देखने पर अपने को कुछ कंपैरिजन नहीं मिल पाता इनका, तो एक काम करते हैं, इनके मास के रेशियो को देखते हैं। इनका जो मास है उसके रेशियो को देखते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन का जो मास रेशियो है आप उसे 1 कहते हैं, तो प्रोटॉन का मास होगा 1836। मैं रेशियो की बात कर रहा हूं। लेट्स से कि अगर इलेक्ट्रॉन का वजन 1 किलो है, अगर इलेक्ट्रॉन का वजन 1 किलो है, तो प्रोटॉन का वजन कितना हो जाएगा? 1836 केजीस। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो है। रेशियो तो हम किसी भी टर्म्स में बोल सकते हैं ना। आप ये बोल सकते हैं कि मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का वजन 1 ग्राम है, तो प्रोटॉन का वजन कितना हो गया? 1836 ग्राम। ऑलराइट, और न्यूट्रॉन का वजन होता है 1837। राइट, किसमें? ये रेशियो की बात हो रही है। हाँ, ओके, तो यूनिट से यूनिट कट जाती है। तो अब आप एक चीज सोचो, इमेजिन करो कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले कितना ज्यादा भारी होता होगा। जरा सोच के देखो, इलेक्ट्रॉन का वजन अगर 1 केजी है तो प्रोटॉन का वजन 1836 केजी है। कहां 1 किलो, कहां 1836 केजीस। आप एक डिफरेंस देख रहे हो? आप ये सोच लो कि 1 किलो का कोई जानवर है, एक जानवर है जो 1 किलो का, और एक जानवर हाथी के वजन का है 1836, मतलब ये ऑलमोस्ट एक हाथी के वजन जितना हो गया। यहां पर 1 किलो का मुर्गा है और एक 1836 केजीस का एक हाथी है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस देख रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन एज कंपेरेटिव टू द प्रोटॉन बहुत हल्के होते हैं, और अगर आप इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का वजन मिला दें तो आपको न्यूट्रॉन का वजन मिलेगा। देख रहे हो, ये समझ में आ ही रहा होगा। तो ये है इनका मास का रेशियो। इसीलिए न्यूक्लियस इज वेरी वेरी हैवी, न्यूक्लियस बहुत ज्यादा हैवी होता है एक एटम के मुकाबले। एक एटम मतलब जैसे अगर आप एक एटम की बात करते हैं ना, और किसी ने आपको पूछ लिया कि एटम का सारा वजन कहां कॉन्सेंट्रेटेड है, तो एटम का जो वजन होता है वो न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो ना, इलेक्ट्रॉन तो नेग्लिजिबल वेट हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामने। आप मान लो जैसे आप हाइड्रोजन ले लो, चलो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है, बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अंदर का वजन 1836 है और बाहर का जस्ट 1, तो इग्नोर कर सकते हो बाहर का। इसीलिए जब हम बोलते हैं ना मास, एटॉमिक मास, तो हम लोग ये देखते हैं कि कितने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया मास रेशियो। उसके बाद तीसरी चीज चार्ज। चार्ज, तो चार्ज वाइज अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। एंड न्यूट्रॉन क्या होता है? 0, न्यूट्रल होता है वो। अच्छा, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्योंकि नेगेटिव है प्रोटॉन से, मतलब प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव में है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, तो क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम है प्रोटॉन से? क्या मैं बोल सकता हूं? क्या मैं बोल सकता हूं ऐसा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम है और प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा है? व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन के आगे नेगेटिव चार्ज है एंड प्रोटॉन के आगे प्लस चार्ज है। क्या मैं बोल सकता हूं? नहीं बोल सकते ये चीज, ये गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि यहां पर प्लस और माइनस सिर्फ ये बताता है कि उनका नेचर कैसा है। ठीक है, नेचर कहने का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव है, प्रोटॉन का नेचर पॉजिटिव है, बाकी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। इलेक्ट्रॉन अगर किसी चीज को हां बोलेगा तो प्रोटॉन उस चीज को ना बोलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर सच बोलेगा तो प्रोटॉन झूठ बोलेगा, इलेक्ट्रॉन अगर झूठ बोलेगा तो प्रोटॉन सच बोलेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या है? मतलब यह है कि दोनों की ताकत तो उतनी ही है, लेकिन दोनों का नेचर अलग है। एक बोलेगा मैं ईस्ट को जाना, तो दूसरा बोलेगा मैं वेस्ट को जाऊंगा। कोई कम या ज्यादा नहीं है चार्ज के मामले में, जितना चार्ज प्रोटॉन का है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन का भी है, लेकिन 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 जो उनका नेचर है वो अलग अलग है। आप एक चीज कंपेयर करो, मास रेशियो को और चार्ज को कंपेयर करो। क्या आप यहां से ये बोल सकते हो कि न्यूट्रॉन जो भी है वो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम है? अगर आप मास के हिसाब से भी देखो, मास के हिसाब से अगर आप देखो तो भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वजन ऐड कर देंगे तो आपको न्यूट्रॉन का वजन मिल जाता है। और अगर चार्ज के हिसाब से भी देखिए तो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन को आप मिला दें तो भी न्यूट्रॉन का चार्ज आ रहा है, राइट? इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, प्रोटॉन का पॉजिटिव, दोनों को ऐड कर दो 0 आ रहा है। तो जब आप आगे चल करके न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि अगर
किसी न्यूट्रॉन को हम लोग तोड़ें और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या बचेगा? प्रोटॉन। क्या बचेगा वहां पर? प्रोटॉन। बट वो न्यूक्लियर लेवल है, वो आगे चल करके आएगा, अभी हम लोग सिर्फ बात करेंगे केमिकल की। ओके, तो ये आपने पता लगा लिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज। क्लियर है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी एटम को जब हम शो करते हैं तो उसमें दो कंपोनेंट हम लोग लिखते हैं, एक होता है एटॉमिक नंबर और एक होता है एटॉमिक मास। एंड दिस इज द सिंबल फॉर द एटम। सपोज दिस इज द एटम एक्स, नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर एंड ऊपर लिखा जाता है एटॉमिक मास। नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर और ऊपर एटॉमिक मास। यह है Z एटॉमिक, Z इज एटॉमिक नंबर एंड ए क्या है? एटॉमिक मास नंबर, या फिर कभी कभी सिंपली इसको एटॉमिक मास भी बोला जाता है, या कभी कभी इसको मास नंबर भी बोला जाता है, या फिर सिंपली मास भी लोग इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग शब्दों से इसको नवाजा जाता है। ओके, तो X रिप्रेजेंट एनी एलिमेंट, Z इज एटॉमिक नंबर एंड A इज एटॉमिक मास। अब ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। ऑब्वियसली प्रोटॉन कहां होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो Z रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 1, इसलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। हीलियम के पास कितने प्रोटॉन है? 2, इसलिए हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। लिथियम का कितना है? 3, क्योंकि उसके पास 3 प्रोटॉन है। क्लियर है? एटॉमिक मास जब आप बोलते हो तो एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है? जैसे हाइड्रोजन, एग्जांपल हाइड्रोजन 1 लिखा है, इसका मतलब इस हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन कितना है? 1। ओके, न्यूट्रॉन इसके पास कितना है? न्यूट्रॉन है 0। वाई? क्योंकि ये जो ऊपर का है ना, दिस इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एंड ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन 1 है एंड प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी 1 है, इसका मतलब न्यूट्रॉन कितना हो गया? 0। दूसरी चीज आप देखिए, जैसे हीलियम दिस इज 2 एंड दिस इज 4। तो हीलियम के पास प्रोटॉन कितने हैं? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास 4 है। हीलियम के पास प्रोटॉन कितने हैं? 2। हीलियम के पास न्यूट्रॉन कितने हैं? तो अब आप एक लॉजिक लगाइए कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज 2 एंड प्रोटॉन इज 2। प्रोटॉन की संख्या 2 है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 4 है। इस हिसाब से प्रोटॉन कितने हुए, न्यूट्रॉन कितने हुए? तो प्रोटॉन 2 हो गए तो न्यूट्रॉन भी कितने हो गए? यहां पर 2 हो गए। समझ में आया? ओके, तो जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसको मैं जरा साइड में यहां पर लिख देता हूं। से दिस इज एक्स, न्यूमरेटर है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन एंड डिनोमिनेटर क्या है यहां पर? प्रोटॉन। एक्चुअली इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं बोलना चाहिए बिकॉज दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन। जस्ट ये है कि जो ऊपर है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है एंड नीचे क्या है? प्रोटॉन है। ऑलराइट, क्लियर है? तो अगर मान लो कल के दिन किसी ने बोला कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 17, तो बताइए उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 17 प्रोटॉन है। ओके, सो एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब जब कभी भी आप एक एटम की बात करते हैं तो एटम इज अ न्यूट्रल स्पीशीज। ठीक है ना? एटम क्या होता है? एटम इज अ न्यूट्रल, एटम इज अ न्यूट्रल स्पीशीज। एटम एक न्यूट्रल स्पीशीज है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, या फिर यह बोलूं कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। इस पेन को देखिए, इस पेन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं है का मतलब क्या इसके पास प्रोटॉन नहीं है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है? क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है? फिर भी इसके ऊपर चार्ज क्यों नहीं है? क्योंकि जितने प्रोटॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी हैं, इसी वजह से दे कैंसिल आउट ईच अदर इफेक्ट और इसका चार्ज 0 है। ओके, यस। तो एटम इज अ न्यूट्रल स्पीशीज। व्हाई? बिकॉज number of proton, because number of proton is equal to number of electron. Number of proton is equal to number of proton. number of proton equal to number of electron. इस वजह से एटॉमिक न्यूट्रल स्पीशीज है।
तो जब मैं कहता हूं कि एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो क्या यह भी बोल सकता हूं मैं कि एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? क्या यह बोला जा सकता है? बिकॉज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, एटम न्यूट्रल होता है, तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है। तो जब मैं बोलता हूं एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो क्या मैं यह बोल सकता हूं एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? बोला जा सकता है? ये नहीं बोला जा सकता है, इसको हम नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? वाई? बिकॉज जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन की अदला बदली होती है। ये इलेक्ट्रॉन वहां चले गए, या हो सकता है वहां के इलेक्ट्रॉन यहां आए, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होते रहते हैं। और अगर कोई चीज फिक्स नहीं है तो क्या उसके टर्म्स में किसी चीज को डिस्क्राइब करना सही होगा? नहीं होगा। हां, अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो आप डेफिनेटली ये बोल सकते हो कि एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी हुई होगी, अदला बदली हुई होगी, तो ये चीजें बदल सकती है। ओके, जैसे एक एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। मान लीजिए कि मैं यहां पर लिखता हूं, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11 एंड मास इज 23। लेट्स से सोडियम का मास 23 है, एटॉमिक नंबर यहां पर 11 है। तो पहला मेरा सवाल यहां पर यह है कि यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन आर देयर? तो यहां पर लिखते हैं प्रोटॉन, यहां पे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन और यहां पर लिखते हैं न्यूट्रॉन। ओके, तो यहां पर प्रोटॉन कितने हैं भाई? हाउ मेनी प्रोटॉन आर देयर? तो यहां पर आपको मिलेगा प्रोटॉन इज 11। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 है। क्योंकि सोडियम एक न्यूट्रल एटम है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11 होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11। और न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो 23 में से 11 को माइनस कर दो, ठीक है ना। एक साइड में लिख लो यहां पर कि अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से घटा दो और आपको मिल जाएगा न्यूट्रॉन। तो 23 माइनस 11 कितना होता है? 12। तो न्यूट्रॉन इसके पास कितने हो गए? 12 हो गए। अब यही चीज सोडियम आयन बन चुका है, और वो भी कैसा आयन? कैटायन। लेट्स से कि अब ये बन चुका है सोडियम, यहां पर 11 है, यहां पर 23 है, एंड दिस बिकम सोडियम 1 प्लस है ये, ठीक है। सिर्फ एक ही प्लस लिखा है, मतलब 1 प्लस है। अब मुझे बताइए इसके पास प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन इसके पास कितने होंगे? तो क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसीलिए प्रोटॉन भी उसके पास 11 ही होंगे। प्रोटॉन उसके पास 11 ही होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अगर सोडियम आयन में कन्वर्ट नहीं हुआ होता तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते। तो 11 प्रोटॉन थे तो 11 इलेक्ट्रॉन भी होते, लेकिन ये सोडियम प्लस बन चुका है, सोडियम का कैटायन। अब आप एक चीज समझिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लस चार्ज कब आता है? प्लस चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन वहां से निकल चुका होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हुई होगी। एक एग्जांपल के लिए देखो मेरी तरफ, 5 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? नेट चार्ज 0, नेट चार्ज 0। अब आप एक चीज सोचिए, 5 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल के बाहर फेंक देते हैं, तो 5 प्रोटॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इस सब्सटेंस का नेट चार्ज कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई तो प्लस चार्ज डोमिनेटिंग हो जाएगा, इसलिए अब इसका चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखो 5 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन और एक और इलेक्ट्रॉन ला दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इसीलिए इसका जो चार्ज होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर एक चीज और आप लिख सकते हैं, एक चीज और लिख सकते हैं, क्या? कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैटायन। उसे हम क्या बोलते हैं? कैटायन। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे में उसके ऊपर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और अगर वो एटम की बात हो रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे? एनायन। तो कैटायन होता है पॉजिटिव, एनायन होता है नेगेटिव। इसको याद रखने का एक तरीका है
कि कैट हैज पॉज, कैट बिल्ली, कैट हैज पॉज, तो पॉज PAWS पॉजिटिव, तो कैट हैज पॉज, कैट पॉज, कैट टाइम पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो एनायन अपने आप क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। क्लियर है? ओके, तो ये जो सोडियम का कैटायन बनकर के यहां पर तैयार हुआ, तो सोडियम जब तक तो नॉर्मल था, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास 11 रहे होंगे, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि कितना हो जाएगा इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना रहा होगा 10, तभी तो इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन ज्यादा है, तो नेट चार्ज पॉजिटिव हो गया। एंड न्यूट्रॉन कितने, तो न्यूट्रॉन अगेन 12 ही होंगे, क्योंकि 23 - 11 कितना होता है 12। तो कैटायन बनेगा या एनायन बनेगा, फर्क सिर्फ इलेक्ट्रॉन में आएगा। अगर कोई चीज कैटायन बनती है, एनायन बनती है, फर्क सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या में आती है, बाकी चीजों में कोई फर्क नहीं आता। एक और चीज देख लेते हैं, मान लीजिए लेट्स से कि अब ये बन चुका है सोडियम 2+, मान लेते हैं अब ये बन चुका है सोडियम 2+, तो अब जरा कैलकुलेट करिए कि कितने प्रोटॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन एंड कितने न्यूट्रॉन। अब ये 2+ हो गया, तो प्रोटॉन कितने, अभी भी 11, प्रोटॉन कितने, अभी भी 11, इलेक्ट्रॉन कितने, तो 2+ है, मतलब 2 कम हो गए इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब अब ये कितने हो गए 9 हो गए। एंड न्यूट्रॉन कितने, अभी भी 12, न्यूट्रॉन कितने, अभी भी 12। क्लियर है, क्लियर है ये चीज? ओके, ऑलराइट, तो ये तो हो गई एक बात। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे आयरन की मैं बात कर रहा हूं, तो आयरन का जरा कैलकुलेट करके बताइए। आयरन का एटॉमिक नंबर इज 26, सॉरी, ये है आयरन, दिस इज आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर इज 26 एंड एटॉमिक मास इज 56। तो बताइए आयरन के पास कितने प्रोटॉन है, हाउ मेनी प्रोटॉन आर देयर विद आयरन, दैट इज 26। इलेक्ट्रॉन कितने 26 एंड न्यूट्रॉन कितने, 56 - 26 इज 30। ठीक है, 30। क्लियर है ये चीज, राइट? तो इस तरीके से आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन को निकाल सकते हैं। एक और चीज हाइड्रोजन की जैसे हम बात करते हैं, लेट्स टेक अबाउट हाइड्रोजन। ये मैंने लिया हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन 1,1, दिस इज हाइड्रोजन 1,2 एंड दिस इज हाइड्रोजन 1,3। हाइड्रोजन 1,1, हाइड्रोजन 1,2, हाइड्रोजन 1,3। ओके, तीनों ही हाइड्रोजन है। क्या आप तीनों में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं? यस। तो पहले वाले में सुनिए, पहले वाले में प्रोटॉन कितने हैं 1, इलेक्ट्रॉन कितना है 1, न्यूट्रॉन कितना है 0। दूसरे वाले में प्रोटॉन कितना है 1, इलेक्ट्रॉन कितना है 1, न्यूट्रॉन कितना है 1। तीसरे वाले में देखिए प्रोटॉन है 1, इलेक्ट्रॉन है 1, न्यूट्रॉन है 2, और ये तीनों ही हाइड्रोजन है, तीनों ही हाइड्रोजन है। क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है यहां पर, इन तीनों में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? क्या न्यूट्रॉन का डिफरेंस दिखाई दे रहा है? बाकी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो तीनों में ही सेम है, फर्क किस चीज का आ रहा है, यहां पे न्यूट्रॉन का आ रहा है। तो जब कभी भी एटम सेम होगा, जैसे यहां पर तीनों ही हाइड्रोजन है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फर्क होगा, तो ऐसे स्पीशीज को हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। इनको क्या बोला जाता है? दीज आर नोन एज आइसोटोप। तो आइसोटोप वो एलिमेंट होते हैं, और याद रखना ये सेम के ही होने चाहिए। पता चला कि एक आपने हाइड्रोजन ले लिया और दूसरा कोई और ले रहे हैं, वैसे तो लॉजिकली ये पॉसिबल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए यहां आप हाइड्रोजन ले रहे हैं और वहां पर आप हीलियम ले रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर तो बदल जाएगा ना। तो आइसोटोप वो स्पीशीज होती हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर। इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर जो मास नंबर होता है वो अलग होता है। और ये किस लिए होता है? बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो साइड में चाहिए तो आप लिख सकते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन। तो याद रखिए न्यूट्रॉन की संख्या जब कम ज्यादा होती है तो उससे आइसोटोप्स क्रिएट होते हैं, उससे आइसोटोप क्रिएट होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या जब कम ज्यादा होती है तो उससे कैटायन, एनायन प्रोड्यूस होते हैं। एंड प्रोटॉन की संख्या अगर कम ज्यादा हो गई तो उससे एलिमेंट ही बदल जाता है। जैसे प्रोटॉन की संख्या 1 कर दी,
हाइड्रोजन बन गया, प्रोटॉन की संख्या 2 कर दी, हीलियम बन गया, प्रोटॉन की संख्या 3 कर दी, लिथियम बन गया। समझ में आ रही है बात? ऑल राइट, तो किस किस के कम ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है ये अभी हम लोगों ने देख लिया। ओके, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब मास नंबर भी आपने समझ लिया, आपने एटॉमिक नंबर भी समझ लिया। कई बार जब आपने टेक्स्ट बुक खोल करके देखा होगा तो जो एटॉमिक मास आपको दिखाई दिया होगा वो पॉइंट में दिया होगा, कभी नोटिस किया? जैसे क्लोरीन, लेट्स से क्लोरीन, तो चलिए एक बार जरा क्लोरीन का एग्जांपल देख लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक मास इज, दिस इज क्लोरीन, एटॉमिक नंबर इज 17 एंड एटॉमिक मास इज 35, एटॉमिक मास इज 35। ओके, यहां पर कोई आपसे बोले कि प्रोटॉन कितने? 17, इलेक्ट्रॉन कितने? 17, और न्यूट्रॉन कितने? 35 माइनस 17 कर लो, दैट इज 36 निकल के आएगा। ठीक है, अब बहुत बार आपने देखा होगा कि क्लोरीन का एटॉमिक मास दिया हुआ है 35.5, एटॉमिक मास दिया हुआ है 35.5, ये कहां से आ गया? ये जो एटॉमिक मास है 35.5, ये कहां से आ गया? मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 35.5, मतलब ये है कि कुछ प्रोटॉन डाल दिए, कुछ न्यूट्रॉन डाल दिया और कुछ आधा काट के डाल दिया। हो सकता है प्रोटॉन डाला होगा आधा काट के, या तो हो सकता है न्यूट्रॉन डाला होगा। क्या ये पॉसिबल है? क्या किसी भी न्यूक्लियस के अंदर हम आधा काट के प्रोटॉन डाल सकते हैं? भाई अगर आप कह रहे हैं कि एटॉमिक मास इज 35.5, तो इसका मतलब तो यही हो गया कि कुछ आपने प्रोटॉन डाले होंगे, कुछ न्यूट्रॉन डाले होंगे एंड कुछ आधा अधूरा काट के डाल दिया। ये लो, जैसे डेढ़ एप्पल मतलब कितना हो गया? एक एप्पल दे दिया और एक काट के दे दिया। क्या ये पॉसिबल है? यहां पर नहीं भाई, पॉसिबल नहीं है। आप इलेक्ट्रॉन को काट नहीं सकते, आप प्रोटॉन को काट नहीं सकते, आप न्यूट्रॉन को काट नहीं सकते, चाकू तो है नहीं अपने पास कि काट के डाल दिया। तो ये कहां से आया ये 35.5? तो ध्यान रखिए, जब कभी भी आपको ऐसा स्टेटमेंट दिखाई दे जहां पर आपको एटॉमिक मास पॉइंट पे दिखाई दे, तो समझ जाइएगा कि दिस इज एवरेज एटॉमिक मास, दिस इज एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि ये जो आपको एटॉमिक मास दिया गया है ना, वो क्लोरीन के जितने भी आइसोटोप्स दिए हुए हैं, क्लोरीन के जितने भी आइसोटोप्स दिए हुए हैं उनका एवरेज है ये, अकॉर्डिंग टू देयर अबंडेंस, अकॉर्डिंग टू देयर अबंडेंस। मतलब क्या? मतलब ये कि एक तो चलो अपने को समझ में आ गया कि 35.5 चलो एवरेज की वजह से आया होगा, क्योंकि क्लोरीन के आइसोटोप्स, अब जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स आपने देखे, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप आपने देखे। अच्छा बाय द वे, जो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है ना, इसमें से पहले वाले का नाम होता है प्रोटियम। पहले वाले का जो नाम है, पहले वाले का नाम इज प्रोटियम। यहां पर मैं लिख देता हूं, दिस इज प्रोटियम, जगह तो नहीं है, यहां साइड में लिख देता हूं मैं, प्रोटियम। दूसरे का नाम होता है ड्यूट्रियम, दूसरे का ड्यूट्रियम, एंड तीसरे का ट्रीटियम। आप जो पानी पीते हैं ना, वो प्रोटियम वाला हाइड्रोजन है, वो प्रोटियम वाला हाइड्रोजन है। ये जो दूसरा वाला हाइड्रोजन है ड्यूट्रियम वाला, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए। ठीक है, तीसरा है ट्रीटियम। ये जो ट्रीटियम वाला हाइड्रोजन है ये तो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव मतलब अनस्टेबल है, तो ज्यादातर आपको नहीं दिखाई देगा, बहुत रेयरली कभी दिखाई देगा। तो ज्यादातर जो हाइड्रोजन आपके सराउंडिंग में है दैट इज ओनली प्रोटियम। ओके, तो ये जो प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम है, दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये आइसोटोप है हाइड्रोजन के। अब जो मैं आपको कह रहा था कि 35.5 इज द एवरेज एटॉमिक मास, तो पक्का क्लोरीन के भी आइसोटोप रहे होंगे। अब हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये तो रिसर्च का सवाल है, ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा, ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स पाए जाते हैं। अब मान लेते हैं एक सिंपलिसिटी के लिए क्लोरीन के 2 ही आइसोटोप हैं, तो चलो देख लेते हैं। एक क्लोरीन का आइसोटोप, लेट्स से कि एक जो क्लोरीन का आइसोटोप है दैट इज क्लोरीन 35, एक दूसरा आइसोटोप है दैट इज क्लोरीन 37। 2 आइसोटोप है, एक क्लोरीन 35 है और एक क्लोरीन 37 है। ओके, आपने ये तो पता लगा लिया कि आपके सराउंडिंग में क्लोरीन के 2 आइसोटोप मिल रहे हैं, 35 एंड 37। फिर आपने सैंपल इकट्ठा किया और छाना, अलग अलग किया कि कितने आपको 35 मिल रहे हैं एंड कितने आपको 37 टाइप के मिल रहे हैं। ओके, तो आपने एक सैंपल उठाया। सैंपल हम लोग कैसे उठाते हैं? जैसे यहां पर ये जो जमीन है, यहां पर
मिट्टी उठाई मैंने, मिट्टी में पहले मैंने जितने भी क्लोरीन थे सबको अलग कर लिया, बाकी फेंक दिया। अब जितने मेरे पास क्लोरीन मिले उसमें से मैंने अलग करना शुरू किया। कितने 35 वाले मिल रहे हैं, कितने 37, कितने 35, कितने 37, सेपरेट किया। और सेपरेट करने के बाद मुझे पता चला कि जो 75% ऑफ जो क्लोरीन है वो क्लोरीन 35 वाला है, एंड बाकी जो 25 वाला है वो क्लोरीन 37 है। ओके, ये मुझे मिल गया। क्या मिल गया मुझे? सेपरेट करने के बाद पहले तो मैंने पता लगाया कि क्लोरीन के दो आइसोटोप है, एक 35 और एक 37 है। बाद में मैंने पता लगाया कि क्लोरीन 35 कितने हैं, 75 है, एंड क्लोरीन 37 कितने, 25। अब जाकर के मैं निकालूंगा एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, नाउ आई विल फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास। अब हमको निकालना है एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। ओके, तो कैसे निकाला जाएगा एवरेज एटॉमिक मास? तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि पहले वाले आइसोटोप का मास मल्टीप्लाइड बाय उसका एबंडेंस। ठीक है, ये यहां पर लिख लीजिए, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू फर्स्ट आइसोटोप का एबंडेंस प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप इनटू सेकंड वाले का एबंडेंस डिवाइडेड बाय टोटल एबंडेंस A1 प्लस A2। ओके, यहां पर M1 का मतलब है मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, M2 का मतलब है मास ऑफ सेकंड आइसोटोप, A1 का मतलब एबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप एंड A2 इज द एबंडेंस ऑफ सेकंड आइसोटोप। बस अब ये हमारे पास फॉर्मूला है, अब हम कैलकुलेट कर लेंगे आंसर। सो दिस इज एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, अब क्लोरीन के लिए देखिए, पहले क्लोरीन का आइसोटोप का मास कितना है 35 इंटू ऐसा कितना है ऐसा 75%, 35 इंटू 75 प्लस सेकंड वाला आइसोटोप कितना है 37 इंटू एबंडेंस कितना है 25 डिवाइडेड बाय टोटल एबंडेंस कितना है 75 प्लस 25। ओके, फॉर्मूला में फीडअप कर लिया। अब फीडअप कर लिया, अब लगाइए बोर्ड मास का रूल लगाइए और इसको सॉल्व करिए, एंड जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू 35.5, यू विल गेट द वैल्यू 35.5। तो ये जो 35.5 निकल के आया है, दिस इज एवरेज एटॉमिक मास। क्या है ये? एवरेज एटॉमिक मास। समझ गए इस चीज को? तो ये मत समझिएगा कि किसी ने काट पीट के डाला है, नो। एटम मतलब ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, इनको काटा नहीं जा सकता। तो ये जो आपको मिला है 35.5, ये जो आपको मिला है 35.5, दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास। ये जो है यहां पर, ये है एवरेज एटॉमिक मास। एक सवाल आपके मन में शायद ये भी आ रहा होगा कि अगर 3 हुए तो क्या करना है? 3 हुए तो क्या करना है? फॉर्मूला यही रहेगा। 3 हुए भी तो भी फॉर्मूला यही रहेगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। लेट मी शो यू। तो देखिए, अगर 3 हुए तो जो फॉर्मूला है इधर साइड में मैं लिख देता हूं, इधर पे। अगर 3 हुए, लेट्स से कि एलिमेंट x ले लेते हैं। ओके, तो ये x है, एटॉमिक नंबर तो इसका z रहेगा। मान लीजिए ये जो मास है ये इसका m1 है, दूसरा ये है m2, तीसरा ये है m3। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, तो तब कैसे करेंगे? तो ये जो फॉर्मूला बनेगा एवरेज एटॉमिक मास का, दिस विल बिकम m1 इंटू फर्स्ट वाले की एबंडेंस, लेट से पहले वाले की एबंडेंस मान लीजिए A1 है, दूसरे वाले की A2 है, तीसरे वाले की A3 है, तो ये हो जाएगा m1 A1 प्लस m2 A2 प्लस m3 A3 डिवाइडेड बाय टोटल एबंडेंस A1 प्लस A2 प्लस A3। सिमिलरली डैश 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 करके mn an करके कर लो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 3 है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, प्लस डैश 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 करके इसको an कर लो। तो ये जो है ये एवरेज एटॉमिक मास का जनरल फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द एवरेज एटॉमिक मास, जनरल फॉर्मूला फॉर द एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलता है? जितने भी आइसोटोप्स हैं, जितने भी हमारे पास आइसोटोप हैं, उनका हम लोग एबंडेंस के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब क्योंकि जब आप बात करेंगे जैसे क्लोरीन का, तो हर बार आप ये थोड़ी बोलने जाएंगे कि नहीं नहीं क्लोरीन 35 की बात कर रहा हूं मैं, नहीं 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 क्लोरीन 37 की बात कर रहा हूं, नहीं ना। अब जब आप बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो बार बार ये थोड़ी बोलेंगे नहीं नहीं मैं प्रोटियम वाले की बात कर रहा हूं, नहीं ड्यूट्रियम वाले की, नहीं ट्रिटियम वाले की। इसलिए एक जनरलाइज्ड वे में आप क्या करते हो कि एवरेज एटॉमिक मास निकाल लेते हो, एक जनरलाइज्ड वे में एवरेज एटॉमिक मास आप लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, दैट्स क्लियर है।
एक सवाल इसके ऊपर और कर लेते हैं कि कार्बन के 3 आइसोटोप हैं। राइट डाउन द क्वेश्चन, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि कार्बन हैज 3 isotopes. Number 1 carbon 12, carbon 13 and carbon 14। एटॉमिक नंबर तो तीनों का सेम ही रहा होगा, और वैसे भी जब आप एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो एटॉमिक नंबर का वहां पर कोई रूल नहीं होता। तो कार्बन हैज 3 आइसोटोप, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, एंड their availability in atmosphere is in the ratio 2:3:5. Calculate average atomic mass. Calculate the average atomic mass. ये आपके सामने सवाल है। अब ध्यान से देखिए, ये जो सवाल है ये बनाने वाला वैल्यूज चेंज कर सकता है। जैसे यहां पर सामने वाले ने आपको दे दिया कि जो रेशियो है वो 2:3:5 है। हो सकता है एक्चुअल रेशियो कुछ और हो, क्योंकि एग्जामिनर आपकी नॉलेज चेक करने के लिए कहीं आपने रट्टा तो नहीं मारा है, इसलिए वो क्या कर देंगे, वैल्यूज चेंज करके दे देंगे। तो जैसी वैल्यूज दी गई हैं उसी हिसाब से आप सॉल्व करिएगा। ये मत बोलिएगा कि नहीं सर मैंने उस टाइम पे जब पढ़ा था तो वो रेशियो ये नहीं था, आपने तो कुछ और दे दिया। जो जैसी वैल्यूज आपको दी गई हैं वैसा ही आपको सॉल्व करना है। करते हैं इसको सॉल्व। तो अब देखिए क्या बोल रखा है यहां पर, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इनका एबंडेंस किस रेशियो में, 2:3:5 के रेशियो में। अब रेशियो हो या परसेंटेज हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि जो फॉर्मूला है, जो लॉजिक है वो यही लगेगा। सो दिस इज एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू कार्बन 12 इंटू एबंडेंस 2, कार्बन 13 एबंडेंस कितना 3, प्लस कार्बन 14 एबंडेंस कितना 5, डिवाइडेड बाय टोटल एबंडेंस कितना 2 + 3 + 5। तो ये हो जाता है 24, 39, 70, है ना, डिवाइडेड बाय 10। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो बनेगा 1330 डिवाइडेड बाय 1330 नहीं, आई थिंक ये 133 आएगा डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 13, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1 13, राइट। तो सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यू बन रही है, ये वैल्यू आ रही है 13.3। ओके, सो द एवरेज atomic mass will be 13.3। तो इस डाटा के हिसाब से जो कार्बन होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर विल बी 6 एंड कार्बन का एटॉमिक मास विल बी 13.3 इस डाटा के हिसाब से। और ये डाटा सही भी हो सकता है या फिर आपको चेक करने के लिए मैनिपुलेटेड भी हो सकता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम इसी के ऊपर, एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर। क्वेश्चन है कैलकुलेट द परसेंट एटॉमिक कंपोजिशन of an element of atomic mass 10 and 12 with average mass of 11.5 with average mass of 11.5. Calculate the percent atomic composition of an element of atomic mass 10 and 12 with average mass of 11.5. अब यहां पर दिया नहीं है कि ये कौन सा एलिमेंट है, लेकिन बता रखा है कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 10 है और एक है जिसका 12 है। उनका जो एवरेज मास निकल के आ रहा है वो 11.5 निकल के आ रहा है।
तो बताइए कौन कितने परसेंट में रहा होगा, कौन कितने परसेंट पे रहा होगा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो पॉज करिए और पॉज करके सॉल्व करिए, और अगर नहीं भी है तो भी एक बार पॉज करके आपको खुद ट्राई करना जरूरी है। तो चलो देखते हैं इसका आंसर फिर। चलिए देखेंगे इसका आंसर। सी, यहां पर हमको पता नहीं है वो कौन सा एलिमेंट है, तो चलिए ले लेते हैं एलिमेंट x। तो दोनों एलिमेंट x है, दोनों का एक का एटॉमिक मास है 10 और एक का है 12। पहले वाला मान लीजिए, पहला वाला मान लीजिए y% है, या एक काम करते हैं इसे मैं y बना देता हूं, ठीक है, इसे मैं y बना देता हूं। पहला वाला लेट्स से कि अगर x% है तो दूसरा वाला कितना होगा, 100 माइनस x% होगा। अच्छा, मैंने पहले x लिया था, उसको मैंने y क्यों बनाया, क्योंकि नॉर्मली हम जो कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिक्स में हो गया या साइंस में हो गया, उसमें वेरिएबल हम लोग x लेते हैं और x की हमको आदत पड़ी हुई है। तो बस यही हो गया कि यहां पर आप क्या करेंगे, एवरेज जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या था कि एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, पहले वाला है 10 और उसका कंपोजिशन है x, तो 10x प्लस दूसरा वाला कितना है 12, उसका कंपोजिशन कितना है 100 माइनस x डिवाइडेड बाय टोटल कंपोजिशन कितना हो जाएगा, तो है x प्लस 100 माइनस x, तो सॉल्व करने के बाद ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। एंड लेफ्ट साइड कितना है, एवरेज एटॉमिक मास कितना है, तो लेफ्ट साइड इज 11.5, तो ये ले लीजिए, जो लेफ्ट साइड है ये हमने ले लिया 11.5। तो देखो ये कितना बन जाएगा 1150 है ना, 1150 इक्वल टू 10x प्लस 1200 माइनस 12x, राइट। उसके बाद आगे जो 10x है उसमें से 12x माइनस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा ये -2x, तो ये हो जाएगा -2x लेफ्ट साइड में आ जाएगा। और ये देखो 1200 को उधर लेके चले जाओ, 1200 को इधर लेके चले जाओ, तो कितना होगा 1150 माइनस 1200 है ना, तो कितना रह जाएगा ये -50 इक्वल टू -2x, माइनस से माइनस कैंसिल, इसका मतलब x इक्वल टू 25, x कितना है 25। तो अब यहां पर x की जगह 25 डाल दो, तो आपके पास पहला वाला कितना है 25% और दूसरा वाला कितना है 100 माइनस 25 75%, सेकंड वाला इज 75%। क्लियर है, इज इट डन। सो इट वाज द एवरेज एटॉमिक मास, ये क्या था एवरेज एटॉमिक मास, और इसकी कैलकुलेशंस कैसे करनी है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो हमने बात करी यहां पर इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की। एक चीज जो अभी यहां पर रहती है वो ये है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शेल। व्हाट आर दे नोन एज शेल। तो जरा देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किससे बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, एंड इसके चारों तरफ जो ऑर्बिट होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। एक्चुअली वो सर्कुलर होते हैं, बट मेरी डायग्राम ही ऐसी है। दिस इज नोन एज ऑर्बिट, या इनको शेल भी कहा जाता है। तो कभी कोई ऑर्बिट बोले या शेल बोले एक ही चीज है। एंड जो कैपेसिटी होती है इन शेल की जो कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉनों को रखने की, इसे कहा जाता है, इसे दिखाया जाता है बाय 2n² रूल। इट इज शोन बाय 2n² रूल, वेयर n का मतलब है, वेयर n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। आप किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, आप किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ओके। अब जैसे कि अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं, फर्स्ट ऑर्बिट, तो n की वैल्यू अगर मैं 1 डालता हूं, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, फर्स्ट ऑर्बिट। आई एम स्पीकिंग अबाउट फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी होती है, तो ये होगा 2 इंटू एन की वैल्यू 1 डाल दे, 2 इंटू 1² दैट इज 2। इसका मतलब जो पहला ऑर्बिट है, पहला शेल है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। दूसरा, अगर मैं n की वैल्यू 2 डालता हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, सेकंड ऑर्बिट की। तो सेकंड ऑर्बिट की कैपेसिटी 2 इंटू 2², तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 2 जा 8, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। n की वैल्यू अगर 3 डालते हैं तो मैं थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, एंड थर्ड ऑर्बिट की कैपेसिटी 2 इंटू 3², तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 2 जा 18। और अगर मैं n की वैल्यू 4 बोलूं तो मैं बोल रहा हूं फोर्थ ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट कितना होगा 2 इंटू 4², तो 4 16, 16 2 32 एंड सो ऑन। आप इस तरीके से आगे कैलकुलेट कर सकते हैं।
आपको शायद याद होगा, जूनियर क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, जो पहला शेल होता है उसको के शेल बोलते हैं, दूसरे वाले को एल, तीसरे वाले को एम, चौथे वाले को एन, एक्सेट्रा, राइट। तो इस तरीके से उनके नामांकन किए गए हैं, ऑलराइट। और ये उनकी कैपेसिटी है, इतने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है जो वो होल्ड कर सकते हैं। हो सकता है इससे कम होल्ड करें, बट दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी। जैसे हाइड्रोजन में पहले ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी की, 2 इलेक्ट्रॉन की, पर होल्ड कितना कर रहा है, 1, इसीलिए ये बोला गया है मैक्सिमम कैपेसिटी। यहां पर ये लिख दीजिए, कैपेसिटी के ऊपर मैक्स डाल दीजिए कि दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी। इन मैक्सिमम कैपेसिटी को वो लोग एक्सटेंड नहीं करेंगे, दे विल नॉट एक्सटेंड दिस मैक्सिमम कैपेसिटी। तो आप एटम, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को अच्छे से समझ गए होंगे। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस वे में होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ऑलराइट। और ये तो जस्ट शुरुआत है, अभी और भी हम लोग आगे पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। ये तो है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक चीजें थी जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, आई एम जस्ट रिफ्रेशिंग इट, ओके। तो अब वापस एटम पे आते हैं कि जो एटम है एंड मॉलिक्यूल है, एक और शब्द आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूल। तो ये एटम क्या होता है और ये मॉलिक्यूल क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सी, दोनों के बीच में वही डिफरेंस है जो एक अंगूर के दाने में होता है और एक अंगूर के गुच्छे में होता है। एक अंगूर का दाना और एक अंगूर का गुच्छा, जो इन दोनों में डिफरेंस है, वही डिफरेंस एक एटम एंड एक मॉलिक्यूल में। अब क्या है मतलब, एक अंगूर के दाने में और एक मॉलिक्यूल में क्या फर्क है। आप एक चीज सोचो, अंगूर का एक दाना जो कि गुच्छे से टूट के अलग हो गया है, क्या वो ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर पाएगा? सोचो जरा, क्या वो स्टेबल है, सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, वो सड़ जाएगा या किसी के पैर के नीचे आ जाएगा या गुम हो जाएगा, कुछ तो भी हो जाएगा, बट वो ज्यादा दिनों तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन जो अंगूर का दाना गुच्छे में मौजूद है, एक झुंड में मौजूद है, वो ज्यादा दिनों तक सरवाइव कर सकता है, वो इतना जल्दी खराब नहीं होता। आप कभी मार्केट में गए होंगे, कभी किया होगा अंगूर की खरीदारी, तो आपने देखा होगा दुकान वाला 2 टाइप से अंगूर बेचता है, एक वो गुच्छे में बेचता है और एक टूटे टूटे वाले बेचता है। जो टूटे टूटे वाले बेचता है ना, वो सस्ते में बेचता है। क्यों? क्योंकि वो टूट चुके हैं, जल्दी खराब हो सकते हैं, इसके लिए इनको फटाफट रिलीज कर दो। लेकिन जो गुच्छे में, उनको वो रखा रहेगा, क्योंकि वो लंबे टाइम तक चलेंगे और वो महंगे में भी मिलते हैं। तो क्या यही लॉजिक इनके लिए भी एप्लीकेबल है? डेफिनेटली। तो जो एटम होता है ना, वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि सिंगल है, अलग थलग है, कोई भी उसके ऊपर हमला कर सकता है, उसके इलेक्ट्रॉन को चुरा सकता है या कुछ ना कुछ उसके साथ कर सकता है, इसलिए वो अनस्टेबल होता है। वो कोशिश करता है कि आपस में कुछ लोगों के साथ, कुछ लोग मतलब कुछ और पार्टिकल्स के साथ, कुछ और एटम के साथ एक ग्रुप बना ले, सो दैट मॉलिक्यूल क्रिएट हो जाए, एंड मॉलिक्यूल काफी स्टेबल होता है। जैसे वो आपने सुना भी होगा कि ग्रुप में रहो, मिलजुल के रहो, एकता में रहो, एकता में शक्ति है। वही बात है कि एटम्स इंडिविजुअली अनस्टेबल होता है, जबकि मॉलिक्यूल एक स्टेबल स्पीशीज होती है। मॉलिक्यूल कैसे बनता है? एटम के झुंड से। अब 2 एटम मिलकर के भी एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं, या 3 भी बना सकते हैं, या 4 भी बना सकते हैं, 10 भी बना सकते हैं। अब वो तो डिपेंड करता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। जैसे H2 डाई हाइड्रोजन की मैं बात करूं, तो डाई हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन के एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अगर आप H2SO4 देखें, H2SO4, उसमें देखिए H2 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन, तो कितना हो गया? 4 और 1 5 6 7, वहां पर 7 एटम मिलजुल करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ऑलराइट, तो एटम एंड मॉलिक्यूल में फर्क समझ में आया। एटम से मॉलिक्यूल बनता है, क्योंकि एटम अनस्टेबल होता है, इसलिए वो आपस में जुड़ करके बॉन्ड बना करके एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, एंड मॉलिक्यूल इज स्टेबल। ऑलराइट, कुछ एग्जांपल अब जैसे इसके देख लेते हैं हम। टेक सम ऑफ द एग्जांपल। आई होप सो जो मैंने ऊपर लिखा है वो आपने कॉपी कर लिया होगा, और अगर नहीं कर पाए हो तो इसको रिवाइंड करके देख लेना। ओके, तो चलो, जो हम लोग बात कर रहे थे एटम की, ये देखिए, दिस इज एटम एंड दिस इज मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल। अब एटम का एग्जांपल, लाइक मैंने लिखा यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर लिखा क्लोरीन, यहां पर लिखा ऑक्सीजन, राइट। व्हाट आर दिस? दीज आर द एटम। मॉलिक्यूल क्या हो गया? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या बना सकता है? H2 बना सकता है। क्लोरीन क्या बना सकता है? Cl2 बना सकता है। ऑक्सीजन क्या बना सकता है? O2 बना सकता है। एक और चीज देखो, हाइड्रोजन चाहे तो क्लोरीन के साथ भी बना सकता है, तो अगर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बनाएगा तो क्या बनाएगा? HCl बनाएगा, HCl बनाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी बना सकता है, क्या बनाएगा? H2O बनाएगा, राइट। सिमिलरली क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ भी बना सकता है। एक और जैसे ले लेते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N2 बना सकता है ना।
हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ करके NH3 अमोनिया ये भी बना सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके NO2 भी बना सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो बाकियों के साथ, हाँ वैसे जो जो पॉसिबल थे, जो जो आपने सुने हैं वो तो मैंने बता दिए, अब जो नहीं सुने हैं वो तो आप देखेंगे आगे चल करके। ओके, तो ये तो कुछ कुछ चीजें मैंने आपको बता दी। तो ये एटम है और ये मॉलिक्यूल है। अब आप एक चीज नोट करो, मॉलिक्यूल दो टाइप के आपको दिख रहे होंगे। मॉलिक्यूल जो है वो आपको दो टाइप के दिख रहे होंगे। कौन से मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं? एक वो मॉलिक्यूल है जिसमें सेम टाइप के एटम जुड़े हुए हैं, जैसे H2, Cl2, O2, N2, सेम टाइप के एटम्स जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर यही आप HCl देखो, H2O देखो, NH3, NO2, तो ये अलग अलग टाइप के यहां पर एटम्स जुड़े हैं। मतलब एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा नाइट्रोजन है। राइट, दिख रहा है आपको? तो इसीलिए जो हम बोलते हैं ना मॉलिक्यूल दो टाइप के बनते हैं। एक बनते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, वन इज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड दूसरा इज हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो होमो एटॉमिक के जो एग्जांपल हो गए, जैसे ये मैंने बोल दिया H2, Cl2, O2, N2। हेट्रो का एग्जांपल क्या हो गया? जैसे HCl, H2O, NH3, NO2। तो ये हेट्रो एटॉमिक हो गए। ओके, तो होमो एटॉमिक में सेम एटम्स जुड़े होते हैं, जबकि हेट्रो एटॉमिक में अलग एटम होते हैं। तो आप चाहो तो कहीं साइड में यहां पर लिख सकते हो, सेम एटम से बना होता है होमो एटॉमिक, एंड यहां पर डिफरेंट एटम, यहां पर डिफरेंट एटम। तो होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक। एंड ये जो होमो एटॉमिक है यही आगे चल करके एलिमेंट्स को बनाते हैं। जब भी आप बोलते हैं ना एलिमेंट, जब भी आप बोलते हैं एलिमेंट, तो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट कौन? एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट कौन? मतलब सॉरी, नॉट छोटा पार्ट, होता तो सबका एटम ही है, हर एक का छोटा पार्ट तो एटम ही होता है। लेकिन एलिमेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर होमो एटॉमिक। होमो एटॉमिक सब एक ही टाइप के रहते हैं। लेकिन अगर हेट्रो की बात करें तो वो बनाते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड को अगर आप देखें ध्यान से, जूम कर करके तो आपको मिलेंगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल वहां पर। एंड अगेन मॉलिक्यूल किससे बने हुए हैं? एटम से बने हैं। ठीक है, एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं। फिर से सुनिए, एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं। मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, एक होमो एटॉमिक और एक हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक में सारे एटम एक ही जैसे होते हैं, एक ही होते हैं, जबकि हेट्रो एटॉमिक में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक H2SO4 का एग्जांपल बताया, वो भी हो सकता है। एक सवाल यह है कि क्या दुनिया का हर एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है? जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे कि मैंने हाइड्रोजन के साथ बनाया H2, हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ बनाया HCl, हाइड्रोजन का वाटर ऑक्सीजन के साथ बनाया वाटर, हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ बनाया NH3। देख रहे हो? सिमिलरली क्या यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे क्लोरीन एंड ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? सी द थिंग इज, ये तो डिपेंड करता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रहा है क्या वो स्टेबल है या नहीं है। अब जैसे देखो, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ भी बनाया, ऑक्सीजन के साथ भी बनाया, नाइट्रोजन के साथ बनाया, क्या क्लोरीन और ऑक्सीजन भी आपस में बॉन्ड बनाएंगे? क्या ये दोनों बॉन्ड बना सकते हैं? डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। अगर तो प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है तो वो बॉन्ड बनाएंगे, और अगर नहीं बन रहा है तो वो नहीं बनाएंगे। तो हम कुछ नहीं बोल सकते, हमको जस्ट ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या ये चीज मार्केट में है या नहीं है। अगर मार्केट में है तो इसका मतलब बना होगा, और अगर नहीं है तो नहीं बना होगा। तो हर एक एटम दूसरे के साथ बॉन्ड बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है, और ये रिसर्च का विषय है। कुछ ऐसे टाइप के भी एटम्स होते हैं, या बोलो एलिमेंट होते हैं, जो रिएक्ट ही नहीं करते। जैसे हीलियम, हीलियम का कभी आप मॉलिक्यूल नहीं देखोगे। आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन नहीं देखोगे। जेनॉन थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, वो आगे की चीज है, बट एटलीस्ट हीलियम का नहीं देखोगे, आर्गन का नहीं देखोगे, नियॉन का नहीं देखोगे, क्रिप्टॉन का नहीं देखोगे। तो ऐसे स्पीशीज को हम लोग क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। व्हाट आर दीज? दीज आर द नोबल गैसेस। गैसेस ही क्यों? नोबल सॉलिड क्यों नहीं? नोबल लिक्विड क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि कोई चीज सॉलिड कब बनती है?
जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ जुड़े, दूसरा तीसरे के साथ जुड़े, तीसरा चौथे के साथ जुड़े, जब आपस में जुड़ेंगे तब तो वो सॉलिड का फॉर्म लेंगे ना, या फिर जुड़े ना पर कम से कम थोड़ा क्लोज तो रहे, थोड़ा तो फोर्स हो आपस में एक दूसरे के बीच में, कुछ तो अट्रैक्शन हो, तो लिक्विड फॉर्म ले सकते हैं। लेकिन नोबल गैसेस जो होती हैं इनके एटम्स बॉन्ड बनाते ही नहीं एक दूसरे के साथ, ना तो कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से ये पार्टिकल कहीं जा रहा है, ये पार्टिकल कहीं जा रहा है, देयरफॉर दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ गैस। ओके, तो नोबल गैस का जो कॉलम है वो अलग ही है। तो एटम, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल दो टाइप के, होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल आगे चल करके एलिमेंट बनाते हैं एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कंपाउंड बनाते हैं, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कंपाउंड बनाते हैं। अब जैसे कि मैंने बात करी थी अभी एवरेज एटॉमिक मास की, तो एवरेज एटॉमिक मास जो होता है वो, उसमें हम लोगों ने जैसा मान लो क्लोरीन का बोला, कार्बन का बोला, हाइड्रोजन का बोला, ऑलराइट। उसी तरीके से अगर किसी हेटेरोएटॉमिक का या किसी होमोएटॉमिक का मास दिखाना हो तब हम लोग क्या करेंगे, सी, जैसे मान लो क्लोरीन का मास कितना होता है, तो हमने लिखा क्लोरीन का मास होता है 35.5, और ये क्या है, ये एवरेज एटॉमिक मास है, दिस इज द वन क्लोरीन। ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, ये है एक क्लोरीन, ये क्या है, ये यहां पर है एक क्लोरीन, दिस इज वन क्लोरीन। अगर मैंने Cl2 लिया होता, Cl2, तो Cl2 का क्या होता, अब कोई Cl2 को ऐसा नहीं दिखाएगा, ध्यान दीजिएगा, कोई Cl2 को ऐसा नहीं दिखाएगा कि 17 का यहां 34 कर दिया, 35.5 का यहां 71 कर दिया, ऐसा नहीं दिखाएगा, क्योंकि ऐसे दिखाने से गड़बड़ हो सकती है। तो ये जो चीजें हैं ना, जब कभी भी मॉलिक्यूलर लेवल पे एटॉमिक मास को दिखाने की बारी आएगी तो समझ जाइए कि वो एवरेज ही दिखाएंगे। जैसे कि अगर कोई बोले कि Cl2 का एटॉमिक मास बताइए, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ Cl2, तो एक Cl का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5, तो दो का कितना होगा 2 इंटू 35.5, दैट मीन्स ये वैल्यू कितनी हो गई 71, कितनी वैल्यू हो गई ये 71। क्लियर है? जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो O2 का क्या होगा, तो 2 इंटू 16, दैट मीन्स 32। क्लियर है? तो इस तरीके से आगे चल के, जैसे मान लीजिए HCl, कोई बोले HCl का कितना मास है, तो हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का 1 होता है एंड क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो HCl का कितना 36.5। कोई बोले वाटर का कितना मास है, तो वाटर का मास कितना है, वाटर का मास 2 हाइड्रोजन है और हर एक हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये कितना आ गया 18। क्लियर है ये चीज? हाँ, तो अगर सेम टाइप के एटम्स है ना, सेम टाइप के एटम्स, तो वहां पर इंडिविजुअली भी पूछ सकता है और एवरेज वाला भी पूछ सकता है, इंडिविजुअली भी एवरेज वाला भी। जैसे क्लोरीन हो गया, सिर्फ क्लोरीन की बात करें ना, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आएगा कि क्या आप क्लोरीन 35 बोल रहे हैं या क्लोरीन 37 बोल रहे हैं, वहां पर ये चीजें आएंगी। लेकिन जब कभी भी कोई Cl2 बोले या HCl बोले, तो समझ जाइएगा कि वहां पर जो क्लोरीन इन्वॉल्व है उसमें आपको एवरेज एटॉमिक मास ही लेना है, क्योंकि वहां पर जाके आप ये नहीं बोलेंगे कि सर HCl में जो Cl है वो 35 वाला है कि 37 वाला है, वहां पर ये चीजें नहीं होंगी, वहां पर 35.5 दैट इज एवरेज ही लेना होता है। क्लियर है ये बात क्लियर है? ओके, अब यहां पर मैंने Cl2 का वजन तो लिख दिया 71, क्या है 71, व्हाट इज 71, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, टन्स, क्या है? ऑक्सीजन का वजन 32 मैंने लिख दिया, क्या ये? तो ध्यान रखिए, जब कभी भी आप किसी एटम का वजन या मॉलिक्यूल का वजन बोलेंगे तो जो उसकी यूनिट होगी वो होगी AMU। व्हाट विल बी द यूनिट विल बी AMU। क्या यूनिट होगी? AMU। अब क्या चीज है भाई ये AMU? AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, इट इज द एटॉमिक मास यूनिट। जैसे
अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपका वजन कितना है, मैं बोलूंगा मेरा वजन है 70 केजी, मैं अपना वजन 70 केजी में बताऊंगा। आप सोना खरीदने गए, आपने दुकान में सोने वाले से पूछा कि भाई साहब ये जो ज्वेलरी है ये कितना है इसका वजन, तो बोलेगा इसका वजन है 20 ग्राम्स, तो वो ग्राम का इस्तेमाल करेगा। क्यों? कि आप सोने को किलो में खरीदते हो क्या, कि भाई साहब मेरे को 10 किलो सोना देना, ऐसा खरीदता है क्या कोई? इतना पैसा है किसी के पास? अब होने वालों के पास होगा, लेकिन फिर भी इतने बड़े बल्क में 10 किलो का तो ब्लॉक नहीं होता है। क्योंकि हम जब डील करते हैं तो अलग अलग सामान के लिए अलग अलग क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जब मैंने अपना वजन बताया तो मैंने केजी में बताया, सोना खरीदने गए तो हम ग्राम्स में खरीद रहे हैं। अब यही चीज मान लीजिए आपको घर बनाना है, आपको सीमेंट, रेत, आयरन की रॉड चाहिए, तो वहां पर आप जब जाओगे खरीदने के लिए तो दुकान वाले को बोलोगे कि भैया 50 टन लोहे का सरिया दे दीजिए, 50 टन लोहे का सरिया। वहां पे आप टन्स के हिसाब से बात करते हो क्योंकि वहां बड़ी यूनिट चाहिए। और बड़ा, मान लो जिस सरिये वाले के पास आप गए थे सरिया खरीदने के लिए, उसने भी तो कहीं से खरीदा होगा। मान लीजिए वो गया टाटा स्टील के पास, ये कंपनी है, ये उसका होलसेलर है, यहां से फिर रिटेलर के पास आता है, रिटेलर फिर आपको देता है। तो आप जब रिटेलर के पास गए खरीदने के लिए तो आपने उसको बोला कि भैया मुझे टन्स में दे दो। ये जब आगे जाएगा, हो सकता है ये होलसेलर के पास जाए या हो सकता है डायरेक्ट कंपनी के पास जाए, तो कंपनी के पास जाएगा तब वो टन्स में नहीं खरीदेगा, वो तो लोग उससे टन्स में खरीद रहे थे। वो जब आगे खरीदेगा तो वो मीट्रिक टन्स में खरीदेगा, मीट्रिक टन, जो कि टन से भी बड़ी क्वांटिटी है। तो जब हम अलग अलग क्वांटिटीज के साथ डील कर रहे होते हैं तो हम अलग अलग यूनिट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्लियर है चीज? ओके। तो ये जो एटॉमिक मास यूनिट है ये वजन की सबसे कम यूनिट है, ये वजन की सबसे कम यूनिट है, सबसे कम यूनिट है ये वजन की। कितनी है ये कम? तो एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो एक प्रोटॉन का वजन होता है। किसका? एक प्रोटॉन का वजन होता है, एक प्रोटॉन का ये वजन होता है, वन प्रोटॉन मास। इट इज द मास ऑफ वन प्रोटॉन। एंड वन प्रोटॉन का वजन कितना होता है? वन प्रोटॉन का वजन होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। दिस इज द -27। ओके, ये है -27। तो ये होता है एटॉमिक मास यूनिट। फिर से एक बार सुनो, एटॉमिक मास यूनिट एएमयू से इसको दिखाते हैं। ये दुनिया की सबसे छोटी यूनिट है वजन मेजर करने की, वजन मेजर करने की दुनिया की सबसे छोटी यूनिट है। तो 1 एएमयू एक प्रोटॉन का वजन होता है, और एक प्रोटॉन का वजन होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kgs। आप चाहो तो आपका वजन भी आप एएमयू में दिखा सकते हो। जैसे आप मुझसे पूछो कि सर आपका वजन कितना है, एक ऑप्शन मैंने बोल दिया कि मेरा वजन है 70 kg। दूसरी बार जब आपने पूछा मेरे से तो मैंने बोला मेरा वजन है 70,000 ग्राम्स। अब आप एक चीज सोचो, 70,000 ग्राम बोलने में क्या जान पे नहीं आ रहा? ये इतना लंबा चौड़ा क्यों बोल रहे हैं हम लोग? 70,000 ग्राम। अगली बार जब आप मेरे पास आए तो मैंने और छोटा करके बोल दिया, 70,000 तो था, उसमें और 3 जीरो जोड़ दिया और बोल दिया इतना मेरा मिलीग्राम में वजन है। अरे भाई, ऐसा करते करते मैं और उसमें चला गया, मिली के बाद माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, ऐसा करके मैं नीचे 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 और चला गया। एक टाइम तो ऐसा आया कि मैंने बोला कि मेरा वजन जानते हो कितना है? मेरा वजन है 70 करोड़ 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 एएमयू। अब आपका सर चकरा जाएगा, अरे सर 70 करोड़ 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 एएमयू, यार आसान भाषा में बोल दो ना। तो मैंने आसान भाषा में बोल दिया 70 किलो। तो 70 किलो यूज करने से सस्ते में निपट गया, लेकिन जब मैंने यही एएमयू को इस्तेमाल किया अपने लिए तो प्रॉब्लम हो गई। उसी तरीके से अगर माइक्रोस्कोपिक चीजों का वजन हम लोग किलो में नापें तो सुनने वाले का दिमाग चकरा जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो हैवी क्वांटिटीज के लिए बड़ी यूनिट, छोटी क्वांटिटीज के लिए छोटी यूनिट। तो ये कितना वजन होता है 1 एएमयू? एक मास का प्रोटॉन, और एक मास का प्रोटॉन होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। अब आप गए मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, तो ये दुकान वाले का तराजू आपने देखा, वेइंग मशीन, कुछ कुछ ऐसे ही होता है वेइंग मशीन। ठीक है, दिस इज द वेइंग मशीन, है ना? ये यहां पर कांटा होता है एंड ये उसका नापने का वो है। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, जब आप दुकान में मान लीजिए चीनी लेने के लिए गए,
भाई साहब मुझे चीनी दीजिएगा। ओके, ये दुकान वाले ने यहां पर भर दी चीनी, दिस इज द शुगर। ये दुकान वाले ने यहां पर चीनी भर दी। क्योंकि 1 किलो आपको चाहिए था, तो वो लेफ्ट साइड में यहां पर क्या रखेगा, 1 किलो का वजन। लेफ्ट साइड में वो क्या रखेगा, 1 किलो का वजन, बराबर होगा, बैलेंस होगा, दे देगा वो। ओके, लेकिन वही जब आप दुकान में जाएंगे और बोलेंगे कि भाई साहब मुझे 1 AMU दे देना, कुछ भी वॉटएवर जो भी आप ले रहे हो, 1 AMU सामान दे देना, तो वो क्या करेगा, लेफ्ट साइड में 1 AMU की जगह पर 1 प्रोटॉन को डाल देगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में वो क्या करेगा, 1 AMU की जगह पर 1 प्रोटॉन को डाल देगा, क्योंकि 1 AMU किसका वजन है, 1 प्रोटॉन का वजन है। 1 AMU 1 प्रोटॉन का वजन है। तो बात समझ में आई, तराजू में लेफ्ट साइड में 1 प्रोटॉन डाल देगा तो उसी से 1 AMU जनरेट हो गया। अब राइट साइड में तोल लो भाई, लेके जाओ घर पे, डन। इज दिस क्लियर टू यू? सो दिस इज एटॉमिक मास यूनिट। अगर आप बुक में देखो तो एटॉमिक मास यूनिट, या जिसको यूनिफाइड मास भी कहा गया है, इसको यूनिफाइड मास भी कहा गया है, दिस इज एटॉमिक मास यूनिट, और इसको यूनिफाइड मास भी बोला गया है। तो कई बार आप ये देखोगे कि लिखा होगा 71 AMU या फिर 71 U, 32 AMU या फिर 32 U, ठीक है ना। अब लोगों को लगा कि AMU भी बोलना बहुत बड़ा है, तो चलो एक काम करते हैं, इसको U कर देते हैं। अब U मतलब क्या, तो U के लिए कुछ तो बनाना पड़ेगा। हाँ, यूनिफाइड मास, ओके ठीक है, बात एक ही है, AMU एंड U सेम चीज है। ओके, तो जब कभी भी आप किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का वजन बताएंगे, किस में बताएंगे, AMU में। बड़े पार्टिकल का वजन बताएंगे तो किस में बताएंगे, ग्राम्स में, और बड़े का बताएंगे तो किलो में, और बड़े का बताएंगे तो क्विंटल में, और बड़े का टन्स में, और बड़े का मीट्रिक टन्स में। तो ये ग्राउंड रूल आपको याद रखने हैं। ओके, अब बुक में डेफिनेशन देखो एटॉमिक मास यूनिट की या फिर यूनिफाइड मास की डेफिनेशन देखो, पढ़ो जरा डेफिनेशन क्या लिखी हुई है बुक में। मैं बता देता हूं क्या डेफिनेशन लिखी हुई है। तो लिखा हुआ है कि 1 AMU या फिर 1 U इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। क्या बोल रखा है, 1 AMU इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। AMU 1/12 है किसके वजन का, कार्बन 12 के वजन का। ओके, चलो देख लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पे जो मैं लिख रहा हूं सुनो ध्यान से। बुक में यह बोल रखा है 1 AMU इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12, यही बोल रखा है। 1 AMU 1/12 मास है किसका, कार्बन 12 का, करेक्ट। अब सुनिए, नोट करिएगा जरा, ये जो कार्बन के ऊपर 12 लिखा है, कार्बन के ऊपर जो 12 लिखा है, क्या ये 12 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये जो 12 है, क्या ये 12 है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है, यस नो? क्योंकि एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो 12 इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब देखो, क्या न्यूट्रॉन का वजन एंड प्रोटॉन का वजन लगभग लगभग सेम होता है, यस नो? प्रोटॉन का वजन कितना था, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। न्यूट्रॉन का वजन कितना है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। क्या ये पास पास है, क्या ये पास पास है? मान लीजिए एक बंदा है, दो दोस्त है, मान लीजिए दो दोस्त है, एक की जेब में 1836 रुपीज है और एक के पास 1837 रुपीज है, तो क्या उन दोनों के पास लगभग सेम पैसा है? अरे 1 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा, एक का 1836 है, एक के पास 1837 है, तो इसमें ये थोड़ी बोलोगे कि यार क्या फर्क पड़ता। दो बंदे हैं, ठीक है, एक का डेट ऑफ बर्थ है 2 तारीख और एक का है 3 तारीख, वही साल है, मान लो 90s का है कोई, या चलो आपकी एज का पकड़ लेते, कोई 20s का है। मान लीजिए किसी का बर्थडे आता है 2 अक्टूबर 2000 और एक का आता है 3 अक्टूबर 2000, तो जो 2 तारीख पैदा हुआ वो उसको ये बोलेगा क्या कि मेरे को भैया बोल, क्योंकि मैं तेरे से एक दिन बड़ा हूं। एक दिन से क्या फर्क पड़ता है? तो यहां पर वही बात है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का वजन जो है वो सेम है। तो इसीलिए क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो मैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 12 बोल रहा था, तो मैं प्रोटॉन को 12 ले लेता हूं। क्या मैं ये बोल सकता हूं, ये न्यूट्रॉन को हटा दो, ये जो न्यूट्रॉन है ये हटा दो। अब सी, सो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ 12 प्रोटॉन, 1/12 ऑफ 12 प्रोटॉन मास, सही बात है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज 12, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है, 12। न्यूट्रॉन का वजन भी प्रोटॉन के बराबर है, तो ये मान के चलो कि सारे के सारे प्रोटॉन ही है, सारे के सारे प्रोटॉन ही है। तो 1 AMU इज 1/12 ऑफ 12 प्रोटॉन। वैल्यू कट करो जरा,
12 से 12 कैंसिल। तो अब जरा देखो और बताओ कि 1 AMU किसके बराबर है? 1 AMU इज इक्वल टू 1 प्रोटॉन मास। 1 प्रोटॉन मास। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक और बार बताता हूं, जरा ध्यान से समझिए। ये देखिए, आपके लिए चाहिए तो मैं यहां साइड में बनाता हूं। सी, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन 12। ये कार्बन 12 का न्यूक्लियस है। मुझे बताइए कार्बन 12 के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन मिलेंगे? तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। ओके, ये देखो, दीज आर द 6 प्रोटॉन, प्रोटॉन 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 प्रोटॉन, राइट। और 6 यहां पर क्या है? न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन 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 न्यूट्रॉन, बराबर। अब समझ में आ रहा है? तो 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, दिख रहा है? ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? दिस इज द कार्बन 12। ये कार्बन 12 का एटम है। 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है। क्लियर? अब क्योंकि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का वजन सेम होता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन सेम होता है, तो क्या मैं न्यूट्रॉन को रिप्लेस करके प्रोटॉन लिख सकता हूं वहां पर? तो ये लो, मैंने न्यूट्रॉन मिटाया, ये सारे न्यूट्रॉन मिटाए एंड सारे न्यूट्रॉन की जगह पर मैंने लिख दिया प्रोटॉन। तो मैंने 3 प्रोटॉन, सॉरी, मैंने यहां पर 6 न्यूट्रॉन हटा करके 6 प्रोटॉन डाल दिए। मैंने न्यूट्रॉन को हटाया, उसकी जगह प्रोटॉन डाल दिया। अब कितने प्रोटॉन हुए यहां पर? कितने प्रोटॉन हुए? क्या अब यहां पर आपको 12 प्रोटॉन दिख रहे हैं? तो यही मैं कह रहा हूं, 1 AMU इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 मतलब 12 प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन को हटा के आपने प्रोटॉन बना दिया, तो 12 से 12 कैंसिल हुआ। 1 AMU इज मास ऑफ 1 प्रोटॉन। क्लियर? So 1 AMU is mass of 1 proton. Is this clear to all of you? Clear? Clear. तो आज के बाद कभी भी कोई भी आपको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का, एटम्स का, मॉलिक्यूल का मास पूछेगा, द यूनिट मस्ट बी AMU। यूनिट क्या होनी चाहिए? AMU होनी चाहिए। और अगर यही चीज किसी ने केजी में पूछ ली तो 1 जो भी AMU है मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg के साथ, तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एक टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एक एग्जांपल ऑक्सीजन का ही ले लेते हैं। ऑक्सीजन, तो भाई ऑक्सीजन के एक एटम का वजन कितना है? एक एटम का 16 AMU। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का वजन कितना है? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का वजन कितना है? 32 AMU। क्यों? क्योंकि 2 ऑक्सीजन है यहां पर। तो ऑक्सीजन एटम का वजन कितना? 16 AMU। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का वजन कितना? 32 AMU। क्लियर है? अच्छा, अगर किसी ने पूछा कि इसको मुझे केजी में कन्वर्ट करके दो, तो आप लिखोगे 16 एंड 1 AMU किसके बराबर होता है? ये जो AMU है, AMU किसके बराबर? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो आप लेंगे 16 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, और इसको सॉल्व करके जो आंसर बनेगा इन केजेस वो आपको उसको बता देंगे। दूसरा देखिए, ऑक्सीजन O2 जो है एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना? ये O2 इज अ मॉलिक्यूल। पहला वाला क्या था? एटम। तो 32 AMU कितना होगा केजी में? 32 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ठीक है? एक जैसे लास्ट और ऑक्सीजन के बाद जैसे नाइट्रोजन ले लेते हैं। टेक नाइट्रोजन, तो यह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का वजन कितना? 14। क्या यूनिट डालोगे? AMU। गलती से ग्राम्स मत डाल देना, केजी मत डाल देना, यूनिट होगी AMU। एंड ये क्या चीज है? दिस इज एन एटम। सामने वाले ने बोला भाई मेरे को नहीं है समझ में आता AMU, नाइट्रोजन को केजी में बताओ, तो आप इस 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg के साथ। बाय द वे 1.66 होएगा, दिस इज विल बी 1.66, लेकिन 1.6 भी लेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरा, अगर N2 बोला, N2 क्या है? मॉलिक्यूल। ठीक है, N2 इज अ मॉलिक्यूल। इसका वजन कितना होगा? 14 टू 28, तो 28 AMU। तो 28 AMU मतलब केजी में किसी ने पूछा तो 28 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, -27 kg। ओके, यस, ऑल राइट। तो एक हेट्रोएटॉमिक का भी ले लेते हैं।
टेक एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोएटॉमिक। हेट्रोएटॉमिक मतलब HCl। HCl, अब HCl तो डेफिनेटली एक मॉलिक्यूल ही है, तो HCl का वजन कितना होगा 1 प्लस 35.5 दैट इज 36.5 AMU। अब सामने वाला बोला कि मुझे तो EMU नहीं समझ में आता, मुझे तो आप केजी में बताइए, तो लीजिए 36.5 इसको मल्टीप्लाई कर लो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी के साथ, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये होता है ना कि मान लीजिए मैं फॉरेन गया, मैं यूएसए गया, यूएसए से मैं एक सामान खरीद के लेके आया, $100 का खरीद के लेके आया, और यहां पर आके मेरे एक दोस्त ने पूछा मुझे कि कितने का लिया, मैंने कहा $100। वो बोला डॉलर क्या होता है, मुझे तो नहीं समझ में आता डॉलर, रुपीज में बताओ। तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि $1 इज 70 रुपीज। ओके, तो $100 मतलब 100 इंटू 70, तो मतलब 7,000 रुपए का मैंने खरीदा है। तो उसी तरीके से 1 AMU इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो किसी को अगर AMU ना समझ में आता हो, केजी में चेंज करना हो, तो AMU को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 के साथ, और वो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी जितनी भी माइक्रोस्कोपिक चीजें हैं उन सब का वजन आपको AMU में ही लेना है। गलती से केजी मत कर दीजिएगा, गलती से ग्राम मत कीजिएगा, और अगर केजी में कन्वर्ट करना भी पड़े तो मल्टीप्लाई करना है उसको 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 केजीज के साथ। अगर आपने 1.66 लिखा है या 1.67 लिखा है या 1.6 लिखा है, इंटू 10 टू द पावर -27 है, तो ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, इतना छोटा मोटा कैलकुलेशन